नाउ नेक्स्ट हम जा रहे हैं मोस्ट आईएमपी शेड्यूल पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही है। ओके, बट यदि आप इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाते हो तो इंडस्ट्री में भी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल। शेड्यूल एम के बगैर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम कर ही नहीं सकता। ओके, ईच एंड एवरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, फिर वो आपका रिपैकिंग यूनिट हो, ओके, या लोन लाइसेंस पे हो, जैसा भी हो, तो आपको वहां पे शेड्यूल एम फॉलो करना ही करना है। ओके, तो शेड्यूल एम जो है जीएमपी, शेड्यूल एम इज रिगार्डिंग जीएमपी, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर द फर्स्ट टाइम कब इंक्लूड किया गया था? तो इट वाज जीएमपी वाज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन शेड्यूल एम of the Drugs and Cosmetic Rules 1945 in the year 1988. Okay, for the first time, yes शिवानी करेक्ट, 1988, 1988 में ये for the first time इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, जीएमपी। ओके, सो अब जो बुक आपके पास में होगी, आप बुक ओपन कीजिए। ओके, आप बुक ओपन कीजिए एंड बुक में ये पेज नंबर है 1.8, तो बुक में पेज 1.8 ओपन कीजिए, आपके पास में बुक होगा तो अभी, एंड वहां पे अब ये जो दिया गया है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। बाकी अब ये जो पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 1A, पार्ट 1B, पार्ट 1C, ओके, देन पार्ट 1D, देन पार्ट 1E, पार्ट 1F, पार्ट 2, ये सब डिलीट कर दीजिए। ये सबको आपको क्रॉस कर देना है, आपको इसको क्रॉस करना है। अब ये सब कुछ ओमिटेड हो गया है, ये बदल गया है, ये चेंज हो गया है। यदि आप 2024 के पहले की कोई बुक रेफर कर रहे होंगे, ऐसा बुक जिसमें 2024 के पहले का डेटा है, या ऐसा बुक जिन्होंने 2024 के पहले का डेटा रेफर किया है बुक में, ओके, तो वहां पे आपको ये सब पार्ट्स मिलेंगे, बट नाउ ये पार्ट्स अब है ही नहीं। ओके, तो इसीलिए आपके पास में यदि अभी बुक है तो बुक को खोलिए, खोल करके यहाँ पे पूरा कट मार दीजिए, क्योंकि अब आपको ये पार्ट रीड नहीं करना है। यू डोंट हैव टू रीड दिस पार्ट। अभी पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसा नहीं है। ओके, अभी क्या है, अब इसके जगह पे क्या लेना है? अब ये तो कट गया, ये तो कट गया है। ओके, अब इसको रीड नहीं करना है, तो फिर इसके जगह पे क्या आ गया? व्हाट इज देयर नाउ? अब इसके जगह पे क्या है? तो इसकी जगह पे आप ये है शेड्यूल, पार्ट्स ऑफ शेड्यूल एम। ओके, ये आ जाएगा अब इसकी जगह पे। तो आपको वो जो शेड्यूल एम टेबल में है, उस शेड्यूल एम को कट करके ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको पढ़ना है। ये पीडीएफ मैं अभी ग्रुप में शेयर करूंगा। ओके, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप टुडे। तो आपको ये पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइटल तो वही है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो टाइटल में कोई चेंज नहीं है। ओके, पार्ट्स ऑफ शेड्यूल एम जो है, मतलब शेड्यूल एम जो है, शेड्यूल एम का जो टाइटल है, उस टाइटल में देयर इज नो चेंज। ओके, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस प्लांट इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ओके, तो टाइटल वही है, बट जो पार्ट्स है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। पार्ट 1, फिर पार्ट 1 में पार्ट 1A, पार्ट 1B, पार्ट 1C, देन पार्ट 1D, पार्ट 1E, पार्ट 1F। ओके, पार्ट 1 के F तक पार्ट हो गए, और पार्ट 2, ऐसे 2 ही पार्ट है मेन। बट यहाँ पे यदि आप देखोगे, अभी नया जो रिवाइज्ड शेड्यूल एम है, इसे बोला जाता है रिवाइज्ड शेड्यूल एम। क्या बोला जाता है? 2024 के बाद में ये इम्प्लीमेंट हो गया है, तो इसे बोलते हैं रिवाइज्ड शेड्यूल एम। ओके, ये रिवाइज्ड शेड्यूल एम है। अब ये रिवाइज्ड शेड्यूल एम में नाउ तो देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13। ओके, तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर नाउ? तो टोटल 13 पार्ट्स है। टोटल 13 पार्ट्स आर देयर ऑफ शेड्यूल एम। पहले 2 ही पार्ट थे मेन, अभी 13 पार्ट्स है। ओके, तो आपको ये पढ़ना है, उसको आपको भूल जाना है। जो बुक में ये जो दिया है, इसको भूल जाना है और इसको आपको पढ़ना है। ओके, नाउ अब ये जो शेड्यूल एम बनाया गया है, एंड ये जो पार्ट्स इसके बनाए गए हैं, ये मेनली किसको कंसिडर करके बनाया गया है, किस पे से बनाया गया है? तो ये मेनली जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, या जो रिवाइज शेड्यूल एम है, ये मेनली आया है आईसीएच गाइडलाइन पे से। आईसीएच गाइडलाइंस,
ओके, क्या है आईसीएच गाइडलाइंस, व्हाट इज आईसीएच गाइडलाइंस और उसका इंपॉर्टेंस क्या है? यस एनीबॉडी? आईसीएच गाइडलाइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, आईसीएच गाइडलाइंस उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बता सकते हो? आप सभी ने आईसीएच गाइडलाइंस के बारे में सुना होगा, पढ़ा? इंटरनेशनल काउंसिल यस। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वेरी गुड अनिकेत, बिल्कुल सही बताया आपने। अब उसका इंपॉर्टेंस बता दीजिए, इंपॉर्टेंस क्या है? इंटरनेशनल गाइडलाइन है, अगर हमारे स्टैंडर्ड्स में कुछ नहीं है तो हम आईसीएच को फॉलो कर सकते हैं। पर क्या जरूरत है वो इंटरनेशनल सेफ्टी, गाइडलाइंस की? एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स साठी। यस, यस, दीज आर द गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस है सेफ्टी एफिकेसी, ये गाइडलाइंस है आईसीएच की। ओके, बट जरूरत क्या है आईसीएच गाइडलाइंस की? यहाँ पे आपने ये नहीं बताया कि जरूरत क्या है। आईसीएच गाइडलाइंस क्या है वो ठीक है, सेफ्टी एफिकेसी ये सब गाइडलाइंस है आईसीएच के, बट जरूरत क्या है आईसीएच गाइडलाइंस की? व्हाट इज द नेसेसिटी? ऑल ओवर वर्ल्ड सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसलिए आईसीएच गाइडलाइंस है। ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम स्टैंडर्ड होने चाहिए। मतलब एक्चुअली क्या है कि जो डेवलप कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज जैसे कि आपका यूएस है, देन आपका यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन, देन जापान है। ओके, तो ये कंट्रीज ने मिलकर के ये आईसीएच गाइडलाइंस बनाई है। ओके, यूएस, देन यूरोपियन कंट्रीज, जापान एक्सेट्रा, इन कंट्रीज ने मिलकर के आईसीएच गाइडलाइन बनाई है। यदि आपको इन सभी कंट्रीज में आपका अप्रूवल चाहिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ओके, आपका प्रोडक्ट जैसे आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आपको यूएस, देन ईयू एंड जापान को यदि आपको एक्सपोर्ट करना है, तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होती है? तो नॉर्मल प्रोसीजर ये है, अगर आपको यूएस को एक्सपोर्ट करना है तो यूएस एफडीए से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपको यूरोप में करना है तो यूरोपियन एजेंसी जो होती है, ओके, ड्रग कंट्रोल एजेंसी यूरोप की, उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर जापान में करना है तो जापान की जो भी एजेंसी है, ड्रग कंट्रोलिंग एजेंसी, वहां से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब हर एक अलग अलग कंट्री में अलग अलग अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। ओके, बट अगर ये आईसीएच गाइडलाइन जो कॉमन गाइडलाइंस है इन सभी कंट्रीज के लिए, अगर आप आईसीएच गाइडलाइंस फॉलो करते हो एंड आप ये प्रूव करते हो कि आपने आईसीएच गाइडलाइन फॉलो की है, तो किसी एक कंट्री में भी आपने अप्रूवल लिया तो बाकी कंट्रीज में रिपीटेशन ऑफ डेटा जरूरत नहीं है, फिर से आपको पूरा डेटा सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। आपसे भी ये प्रूव कर दीजिए कि आपने आईसीएच गाइडलाइन फॉलो की है, और जो भी मेंबर कंट्रीज है उन मेंबर कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री में आपने अप्रूवल लिया है, तो बाकी कंट्रीज में आपको पूरा डेटा सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है, कंप्लीट डेटा सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो वहां पे रिपीटेशन ऑफ वर्क बच जाता है, कंपनीज की मेहनत बच जाती है, रेगुलेटरी अफेयर्स में जो लोग काम करते हैं उनकी मेहनत बच जाती है। ओके, तो नाउ ये इंटरनेशनल काउंसिल, इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड है आईसीएच का। तो अब ये जो रिवाइज शेड्यूल एम हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, ओके, तो रिवाइज शेड्यूल एम ने भी आईसीएच गाइडलाइंस को भी फॉलो किया है। आईसीएच गाइडलाइन पे से ही ये शेड्यूल एम बनाया गया है। इसका मतलब यदि आप शेड्यूल एम के जो गाइडलाइंस है शेड्यूल एम में दिया हुआ, जीएमपी जो दिया है गाइडलाइंस जीएमपी के, उसको यदि आप ठीक से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, इसका मतलब आपने आईसीएच गाइडलाइंस को समझ लिया है। ओके, मोस्ट ऑफ द आईसीएच गाइडलाइंस आपको यहाँ पे शेड्यूल एम में मिल जाएगी। आईसीएच गाइडलाइंस को हम अलग से भी पढ़ने वाले हैं, अलग से हम लोग उसको पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी आपको आईसीएच गाइडलाइंस आ जाएगी। तो शेड्यूल एम का इंपॉर्टेंस क्या है देखिए। अभी ये जो शेड्यूल एम है, तो शेड्यूल एम यहाँ पे आपको ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? तो शेड्यूल एम एक यहाँ पे डीएनसी एक्ट में इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स में। ओके, इसके लिए तो जरूरी है ही है। सेकंड, ये जो आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है इंडस्ट्रीज में, डॉक्यूमेंटेशन, ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन भी आपको शेड्यूल एम पे से समझ में आ जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होना चाहिए। थर्ड, आपको आईसीएच गाइडलाइन समझ में आती है शेड्यूल एम पे से। अगर आपने शेड्यूल एम को अच्छे से स्टडी किया तो आईसीएच गाइडलाइंस का भी आपका स्टडी होता है। फोर्थ, जो फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है, फार्मास्यूटिक्स में जो डोसेज फॉर्म्स है, तो मोस्ट ऑफ द डोसेज फॉर्म का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब फार्मास्यूटिक्स में से आप डोसेज फॉर्म पढ़ते हो, तो फार्मास्यूटिक्स में यदि आपने डोसेज फॉर्म पढ़ने के लिए लैकमन रेफर किया, सपोज लैकमन, ओके, या आप आंसर रेफर करते हो,
या फिर आप रेमिंगटन रेफर करते हो, रेमिंगटन, ओके, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, फार्मास्यूटिक्स के लिए, डोसेज फॉर्म के लिए। तो लैकमन में, एंसल में, रेमिंगटन में आपको जो स्टैंडर्ड्स मिलेंगे वो कहाँ के मिलेंगे? तो स्टैंडर्ड्स आपको मिलेंगे कि लैकमन जिस कंट्री का है उस कंट्री का, मतलब लैकमन आपको देगा यूएस स्टैंडर्ड्स, ओके, आरपीएस आपको देगा यूएस स्टैंडर्ड, एंसल आपको देगा यूके का स्टैंडर्ड्स। मतलब ये ऑथर जिस जिस कंट्री के है वो अपने अपने कंट्री के स्टैंडर्ड्स आपको देंगे। मतलब ये जो डोसेज फॉर्म्स है, डोसेज फॉर्म यदि आप लैकमन में से पढ़ते हो, एंसल में से पढ़ते हो, रेमिंगटन में से पढ़ते हो, ऑल्टन में से पढ़ते हो, आपको फार्मास्यूटिक्स से कितनी रेफरेंस बुक पता है? देखिए यहाँ पे तो मैंने 4 बुक्स आपको बता दिया, और बुक्स के नाम मैं आपको बता सकता हूँ, ओके, लैकमन, एंसल, रेमिंगटन, ऑल्टन, ये फार्मास्यूटिक्स के रेफरेंस बुक्स है, ओके। एंड इन रेफरेंस बुक्स में जो भी आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, जैसे पेरेंटल प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड हो, ओके, टैबलेट के स्टैंडर्ड्स है, तो स्टैंडर्ड्स आपको यूएस के मिलेंगे, यूके के मिलेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको। लैकमन इंडियन स्टैंडर्ड नहीं देने वाला है, एंसल इंडियन स्टैंडर्ड नहीं देगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? तो इंडियन स्टैंडर्ड्स एक तो आपको ये डोसेज फॉर्म मतलब शेड्यूल एम में से मिलेंगे, शेड्यूल एम, और उसके अलावा आपको इंडियन फार्माकोपिया में मिलेंगे, इंडियन फार्माकोपिया, ओके। तो आप थ्योरी के लिए आप लैकमन, एंसल, रेमिंगटन, ऑल्टन पढ़ सकते हो, ओके। थ्योरी के लिए ऑल्टन, रेमिंगटन, एंसल, लैकमन आप पढ़ सकते हो डोसेज फॉर्म फार्मास्यूटिक्स के लिए। बट जो स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स के लिए आपको शेड्यूल एम पढ़ना होगा और इंडियन फार्माकोपिया आपको पढ़ना होगा, ओके, ये ध्यान रखिए। नाउ अब ये जो पार्ट्स है, तो हम ये पार्ट्स की समरी देख लेते हैं। लेट्स स्टडी डिस्कस दिस समरी, ओके। तो ये समरी जो है, ये पार्ट्स है, आपको याद करना है। ये सभी पार्ट्स जो टाइटल है आपको याद करना है। अब जो एक पार्ट है, जो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में आपको और सब पार्ट्स मिल जाएंगे। पार्ट 1 जो प्रिंसिपल्स है, तो पार्ट 1 में टोटल ये देखिए, पार्ट 1 जो है वो मेन प्रिंसिपल रिलेटेड है, एंड पार्ट 1 में फिर आपको और जो प्रिंसिपल्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे, 20 प्रिंसिपल्स पार्ट 1 में। एंड फिर ईच एंड एवरी प्रिंसिपल में और आपको पॉइंट्स मिलेंगे। किसी प्रिंसिपल में 5 पॉइंट्स है, किसी में 10 पॉइंट्स है, किसी प्रिंसिपल में 20 पॉइंट्स है। मतलब यहाँ पे आपको शेड्यूल एम पढ़ना है, तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, शेड्यूल एम पढ़ना है तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि शेड्यूल एम में टोटल कितने पार्ट्स है, एंड उन पार्ट्स में क्या है उसका समरी आप डिस्कस कर लीजिए, ओके। जब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट्स किस रिलेटेड है, मतलब आपको एक ओवरऑल अंदाज आ जाएगा कि शेड्यूल एम क्या होता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या पढ़ना है। उसके बाद में फिर इंडिविजुअल पार्ट जो है, जैसे पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में जो पॉइंट्स दिए गए और मेन पॉइंट्स, वो मेन पॉइंट्स कौन से है उसको आप रीड कीजिए एंड उसकी समरी आप देख लीजिए, ओके। जैसे यहाँ पे पार्ट 1 प्रिंसिपल्स में पहला है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, दूसरा है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, ओके, देन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है। तो इसे समरी जो है इसको पढ़ लीजिए, ओके। एंड उसके बाद में फिर अब जैसा फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम है उसके डिटेल में जाइए, ओके। आपको तो इस तरह से समरी है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, पहले समरी दे रहा हूँ, ओके। एंड यहाँ पे मैं जिस तरीके से आपका कवर कर रहा हूँ उसी तरीके से आप पढ़िए इसको। अगर आप खुद डायरेक्टली पढ़ोगे शेड्यूल एम को तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपका कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि शेड्यूल एम काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, बहुत कुछ डिटेल उसके अंदर में है और आपको कंफ्यूजन होगा। तो वहां पे शेड्यूल एम को मैं जो गाइडलाइन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको शेड्यूल एम को पढ़ना है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग शेड्यूल एम। तो शेड्यूल एम के पार्ट्स, तो शेड्यूल एम का पहले टाइटल देख लीजिए, व्हाट इज द टाइटल ऑफ शेड्यूल एम। तो शेड्यूल एम का टाइटल है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जीएमपी। तो पहले जीएमपी इसमें कवर हो जाएगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का रिक्वायरमेंट्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट्स, ओके, फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ओके। दिस इज द टाइटल ऑफ द शेड्यूल एम, ओके। तो ये टाइटल को आपको याद कर लेना है, ठीक है। नाउ अब आपको क्या याद करना है, टाइटल याद करने के बाद में पार्ट 1, पार्ट 1 का टाइटल क्या है? पार्ट 1 का टाइटल है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ओके। मतलब ये पहले दिया है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो इतना पार्ट, ये पार्ट हो गया पहला, पार्ट 1 गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मतलब जीएमपी, जीएमपी
फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। और इसमें मेन प्रिंसिपल्स आ गए, मेन प्रिंसिपल्स मतलब ये जो जीएमपी है, ये जीएमपी जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड करता है, जीएमपी जिन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है वो मेन प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, एंड हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर? तो पार्ट 1 में कितने प्रिंसिपल्स है? तो पार्ट 1 में टोटल 20 मेन प्रिंसिपल्स है, 20 मेन प्रिंसिपल्स पार्ट 1 में आएंगे। सो पार्ट 1 ऑफ जीएमपी क्या है, मतलब शेड्यूल एम। सो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल एम इज जीएमपी फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मेन प्रिंसिपल्स। और मेन प्रिंसिपल्स में हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर? सो 20 प्रिंसिपल्स आर देयर। यदि आपने 20 प्रिंसिपल्स को ठीक से समझ लिया तो आपने जीएमपी को समझ लिया। ठीक है, मतलब उसका तत्व क्या है, तत्व बेसिक तत्व क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है बेसिक जीएमपी के, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन पार्ट 2 जीएमपी का, पार्ट 2 इज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स, पैरेंटरल प्रिपरेशंस, स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्टेबल्स एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स एंड स्टेराइल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ओके, मतलब जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 इज रिलेटेड टू पैरेंटरल एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, पैरेंटरल एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। और आप जानते हो कि पैरेंटरल प्रोडक्ट्स एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स मस्ट बी स्टेराइल, मस्ट बी स्टेराइल। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स में, लैक्मन में, रेमिंगटन में जो आपको पैरेंटरल प्रोडक्ट्स चैप्टर दिया गया है, पैरेंटरल प्रोडक्ट जो चैप्टर आपको फार्मास्यूटिक्स में है, लैक्मन में है, रेमिंगटन में है, ऑल्टन में है, एंसल में है, वो पूरा के पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको यहाँ पे पार्ट 2 में मिलेगा। मतलब ये पार्ट 2 जो है ये यहाँ पे शेड्यूल एम का स्टडी है, इसकी आईपी का भी स्टडी है और ये फार्मास्यूटिक्स का भी स्टडी है। यहाँ पे आपका फार्मास्यूटिक्स भी कवर होगा। एंड यहाँ पे स्टेरॉइड प्रोडक्ट्स यदि आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, असेप्टिक एरिया कैसा होना चाहिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी क्या होता है, जैसे कि हमने शेड्यूल एफ पार्ट 12C में देखा था ब्लड प्रोडक्ट्स प्रिपरेशन में, राइट, कि शेड्यूल सी क्या होता है, शेड्यूल सॉरी एरिया क्लास ए एरिया क्या होता है, क्लास बी एरिया क्या होता है, उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे पार्ट 2 में मिलेगा। तो पार्ट 2 किस बारे में है? तो पार्ट 2 ये पैरेंटरल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में है। ओके, तो पैरेंटरल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस का प्रोडक्शन करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके लिए मैन पावर कैसे होनी चाहिए, जो भी वहाँ पे मैनेजर होगा या सुपरवाइजर होगा उसका टेक्निकली नॉलेज कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। ओके, ये सब कुछ डिटेल्स आपको ये पार्ट 2 में मिलेगा। तो पार्ट 2 नोट कर लीजिए, पार्ट 2 इज अबाउट पैरेंटरल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। पार्ट 1 क्या है? तो पार्ट 1 है जीएमपी का मेन प्रिंसिपल, और पार्ट 2 क्या है? तो पार्ट 2 इज पैरेंटरल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ओके, नाउ पार्ट 3 is specific requirements for manufacturing of pharmaceutical products containing hazardous substances such as sex hormones, steroids में anabolic, androgenic और cytotoxic substances। तो ये आ गया पार्ट 3 जो है, ये आपका hazardous substances के बारे में आ गया, hazardous substances। ओके, hazardous मतलब डेंजरस, राइट, डेंजरस सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, डेंजरस सब्सटेंसेस के यूज को लेकर के पार्ट 3 है। ओके, hazardous substances। अब मुझे बताइए ये जो सेक्स हार्मोन्स है या स्टेरॉइड्स है ये hazardous क्यों है? व्हाई, हाउ आर दे hazardous? ये hazardous क्यों है, बता सकते हो? व्हाई सेक्स हार्मोन्स किस तरह से hazardous है या स्टेरॉइड्स कैसे क्या hazardous है? हाउ? यस, बता सकते हो? आवाज आ रही है आपको मेरी? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. तो बताइए कि अब ये जो hazardous substances है, तो सेक्स हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये hazardous कैसे हो गए? हाउ आर दे hazardous? व्हाई आर दे डेंजरस? हार्मफुल क्यों है ये, कैसे बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो एनीबॉडी? चलिए मुझे बताइए, ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, राइट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, डेरिवेटिव्स, तो इसका कितना डोज हमें चाहिए, कितना डोज लगता है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए? एस्ट्रोजन का कितना डोज होता है, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव का कितना डोज? 1530 mg।
और 15 mg। mg, not mg, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं, नो 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 मिलीग्राम, 30 माइक्रोग्राम। ओके, निर्भर 30 माइक्रोग्राम। ओके, अब 30 माइक्रोग्राम कितना हुआ? अगर आपने टच भी कर दिया पाउडर को तो उसमें 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा आ जाएगा। और यदि कोई वर्कर है, वर्कर काम करने वाला, एंड वो पिल्स बना रहा है, पिल्स, ओके, सेक्स हार्मोन्स की, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स की, प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव की पिल्स बनाता है, तो उस पाउडर के कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? सेक्स हार्मोन्स के कांटेक्ट में, पाउडर के कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? और दिन भर में, पूरे दिन में अगर वो 8 घंटे का शिफ्ट करता है तो 8 घंटे के शिफ्ट में कितना पाउडर उसके बॉडी में जाएगा? 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा जाने वाला है, राइट? अब वो मेल या फीमेल कोई भी वर्कर हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी वर्कर हो सकता है। अगर सेक्स हार्मोन, अगर एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जो सेक्स हार्मोन्स है, ये मेल या फीमेल के बॉडी में 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा जाते हैं पर डे, तो उसको, उसके हार्मोन्स का इफेक्ट होगा ना उसके बॉडी पे, उसे कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या और भी कई सारे उसके बॉडी पे इफेक्ट हो सकते हैं। अगर फीमेल है, कोई फीमेल डेली 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन उसके बॉडी में जा रहा है, 30 माइक्रोग्राम हो, मिनिमम डोज अपने हमने बोला है 30 माइक्रोग्राम डेली, डेली 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अगर किसी फीमेल के बॉडी में जा रहा है, तो उसे तो सब मेल के सिम्टम्स उसके बॉडी में दिखाई देंगे, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बॉडी में आ जाएंगे, फीमेल के बॉडी में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। एंड यदि किसी मेल, अगर कोई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अगर ले रहा है, डेली कंज्यूम कर रहा है उसके एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो काम कर रहा है, ओके, टैबलेट बना रहा है, सेक्स हार्मोन्स की टैबलेट, तो पाउडर उड़ेगा ना, पाउडर उड़ेगा, उड़ करके वो उसके नाक में से, मुंह में से और अदर बॉडी में से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में जाएगा, मतलब 30 माइक्रोग्राम से ज्यादा जाएगा उसके शरीर में, तो वो तो हार्मफुल हो गया ना उसके लिए। स्टेरॉइड्स के बारे में हम जानते हैं कि स्टेरॉइड्स आर हाईली डेंजरस। स्टेरॉइड्स जो है, स्टेरॉइड्स के कई सारे एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। अगर डेली कोई व्यक्ति 5 या 10 माइक्रोग्राम भी स्टेरॉइड्स लेता है डेली, डेली फॉर लॉन्गर पीरियड, तो उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे उसके बॉडी पे स्टेरॉइड के। साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस मतलब एंटी कैंसर ड्रग। साइटोटॉक्सिक का मतलब क्या है? एंटी कैंसर। मतलब यदि कोई व्यक्ति, कोई वर्कर जो कंपनी में वर्किंग कर रहा है, वर्क कर रहा है, कंपनी में वर्कर है, सुपरवाइजर है, वो यदि डेली एंटी कैंसर ड्रग का टैबलेट बनाता है, एंटी कैंसर ड्रग का इंजेक्शन बनाता है, तो एंटी कैंसर ड्रग डेली उसके बॉडी में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस एरिया में काम करते हैं, तो वहां पे जो भी डस्ट होती है, डस्ट, वो डस्ट हमारे शरीर में जाती है ना, तो ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी उसके बॉडी में जाएंगे वर्कर के। और वर्कर के बॉडी में अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग जाते हैं तो एंटी कैंसर ड्रग है, तो नॉर्मल हेल्थी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। एंटी कैंसर ड्रग के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो आपको मालूम है। एंटी कैंसर ड्रग में नौशिया होता है, वोमिटिंग होता है, बाल्डनेस होता है, बाल्डनेस दैट इज एलोपेशिया होता है, राइट? और भी कई सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी भी कम होती है एंटी कैंसर ड्रग से। स्टेरॉइड भी इम्यूनिटी को कम करते हैं, स्टेरॉइड इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सेक्स हार्मोन्स का प्रिपरेशन बना रहे हो, स्टेरॉइडल ड्रग्स का प्रिपरेशन बना रहे हो, प्रिपरेशन डोसेज फॉर्म, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का डोसेज फॉर्म बना रहे हो, तो वहां पे जो भी वर्कर होगा उसके शरीर में ये सब्सटेंसेस जो है, सेक्स हार्मोन्स, स्टेरॉइड, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये उसके बॉडी में जाने वाले हैं, और जाएंगे तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। 6 महीने से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह सकता। अगर एंटी कैंसर ड्रग आप ले रहे हो कंटिन्यूसली 6 महीना, साल भर, तो फिर उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे ना। तो दैट्स व्हाई ये जो सब्सटेंसेस है, सेक्स हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये हजारडस है, दिस आर दी हजारडस। ओके, तो पार्ट 3 किस रिलेटेड है? यदि हजारडस सब्सटेंसेस का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, हजारडस सब्सटेंसेस का आप एप्लीकेशन करते हो, आप टैबलेट कैप्सूल्स बनाते हो, डोसेज फॉर्म बनाते हो, तो वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वहां पे जीएमपी कैसे होनी चाहिए, ओके, वो आपको मिलेगा पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 इज अबाउट हजारडस सब्सटेंसेस। तो फिर से रिवाइज करते हैं। शेड्यूल एम, राइट? शेड्यूल एम में पार्ट 1 क्या है? तो मेन प्रिंसिपल, जीएमपी मेन प्रिंसिपल्स, पार्ट 1, ओके। पार्ट 2 क्या है? तो पार्ट 2 ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स, पैरेंटल प्रोडक्ट्स है। पार्ट 3 क्या है? हजारडस सब्सटेंसेस है। तो ऐसा आपको याद करना है, सभी पार्ट आपको याद कर लेने हैं, मतलब आपको शेड्यूल एम याद रखना आसान हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि शेड्यूल एम जो है वो आपको, जो यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट है ही,
बट फार्मास्यूटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है एंड आईसीएच गाइडलाइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड डॉक्यूमेंटेशन में भी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पे ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नाउ पार्ट 4। तो यहाँ पे पार्ट 4 की हम बात करते हैं। सो पार्ट 4 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ गए। ओके, अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बोले तो क्या आएगा इसमें, बता सकते हो क्या? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के एग्जांपल बताओ, कोई कौन सा एग्जांपल आपको पता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में? वैक्सीन, सेरा, सी और C1 शेड्यूल में जो आते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट 4 है, ओके, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये पार्ट 4 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रिलेटेड है एंड ये पार्ट 4 को आपको जो हमारा शेड्यूल है, ओके, यहाँ पे शेड्यूल F1 के साथ में आपको पढ़ना होगा। तो आपने अगर शेड्यूल F1 पढ़ लिया, शेड्यूल F1 में पार्ट 1 पार्ट 2 आपने पढ़ लिया है, तो आपको यहाँ पे ये पार्ट 4 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सेम वही ये सेम रिपीट, सॉरी पार्ट 4, ये पार्ट 4 पढ़ने की जरूरत नहीं, सेम रिपीटेशन यहाँ पे होने वाला है। ओके, देन पार्ट 5 इज अबाउट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, राइट। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहाँ पे आते हैं? तो आपका एक्सरे में आ जाएगा, सिटी स्कैन में आ जाएगा, देन एमआरआई में आता है, देन आपके लाइट थेरेपी, रेडियोथेरेपी होती है कैंसर की रेडियोथेरेपी, तो रेडियोथेरेपी में आ जाएगा। अदर डायग्नोस्टिक एजेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 5 दैट इज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ओके, तो ध्यान रखिए। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 शेड्यूल एम में पार्ट 1 जीएमपी मेन प्रिंसिपल्स, पार्ट 2 दैट इज द ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स, पार्ट 3 दैट इज हजार्डस सब्सटेंसेस, पार्ट 4 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड पार्ट 5 रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ओके, नाउ रिमेनिंग पार्ट जो है इसका, ओके, ये हम लोग कल डिस्कस, कल मतलब नेक्स्ट फ्राइडे को, सैटरडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। So now the session is open for the discussion.